हेलो ऑल। तो आज हम एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इट इज़ रोटेशन। ये हमारा कोर्स का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में से एक है और सबसे बड़ा चैप्टर भी है, टाइम टेकिंग भी है और साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इससे बहुत प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो रोटेशन का जो ये चैप्टर है, इसमें हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं ये एक्चुअली जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स 1 में, मतलब काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। ये चैप्टर डिफ़िकल्ट इसलिए बन जाता है बिकॉज इसमें ये चैप्टर अच्छे से आने के लिए इससे पीछे के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर इससे पीछे के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से नहीं आएंगे तो ये चैप्टर फिर आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन अगर इससे पीछे के और साथ में कुछ नए कंसेप्ट भी सीखेंगे हम ऑब्वियसली, बट पीछे के हर चैप्टर का एक एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। काइनेमेटिक्स, एनएलएम, ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली है यहाँ पे, इसलिए ये चैप्टर डिफ़िकल्ट हो जाता है और कोई रीज़न नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक चैप्टर लगता है कि अरे ये छोड़ देते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है फिजिक्स में, लेकिन वो बहुत डैमेजिंग हो जाता है कि भाई आपने सर्कुलर मोशन छोड़ दिया तो फिर रोटेशन भी समझ में नहीं आएगा, फिर या वर्क पर एनर्जी छोड़ दिया तो भी रोटेशन के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, या एनएलएम छोड़ दिया तो कोई भी एक चैप्टर छूटा तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है हमको यहाँ पर नाउ। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज इंट्रोडक्शन है रोटेशन का। तो रोटेशन होता क्या है, सबसे पहली बात तो रोटेशन बहुत बुक्स में आपको ये चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के नाम से ही मिलेगा। बहुत सारी बुक्स में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर करके उसमें COM भी इंक्लूड होता है और रोटेशन भी साथ में इंक्लूड होता है। तो ये अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, खासकर COM से पहले, सर्कुलर मोशन, वर्क पर एनर्जी, एनएलएम, काइनेमेटिक्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल। एक सिंगल पार्टिकल के मोशन के बारे में हम बात कर रहे थे। फिर COM में हमने मल्टीपल पार्टिकल्स, मतलब एक सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल इंक्लूडेड हैं, उनके बारे में बात करनी हमने स्टार्ट की सेंटर ऑफ मास में। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे रोटेशन में। तो रोटेशन में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन पर फोकस करेंगे, लेकिन इस बार जो मेजरली हम फोकस करेंगे, विल बी फोकसिंग ऑन रिजिड बॉडी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी के मोशन को हम फोकस करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो है, लेकिन वो रिजिड बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा। तो किस सिस्टम को रिजिड बॉडी बोला जाता है? तो रिजिड, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो रिजिड मतलब हार्ड। तो रिजिड बॉडी का मतलब होता है ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच की दूरी समय के साथ चेंज नहीं कर रही है। मतलब कोई भी दो पार्टिकल्स अगर हैं तो उनके बीच कुछ दूरी है, कोई भी दो पार्टिकल उस बॉडी के अंदर, उनके बीच की दूरी समय के साथ चेंज नहीं कर रही है, देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। या अगर दूसरे टर्म्स में बोलें तो बॉडी का शेप चेंज नहीं होना चाहिए, शेप साइज चेंज नहीं होना चाहिए, शेप नहीं बदलना चाहिए ड्यूरिंग द मोशन। क्योंकि शेप बदलने का मतलब ही है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन अगर आएगी तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच की दूरी चेंज होगी। तो पार्टिकल्स के बीच की दूरी चेंज नहीं होनी है। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी? तो रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स such that distance between any two particles of system does not change with time, मतलब समय के साथ अगर चेंज ना कर रहे हो तो उसमें फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोला जाता है, उसको रिजिड बॉडी बोला जाता है कि किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी अगर समय के साथ चेंज ना कर रही हो। तो मेनली इस चैप्टर में हमारा फोकस रिजिड बॉडी पे ही होगा, रिजिड बॉडी के मोशन पे होगा। जैसे रिजिड बॉडी के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रॉड है, एक रॉड, या फिर रिंग, सॉलिड रिंग, या डिस्क, या स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, या सॉलिड या हॉलो स्फीयर, या सिलेंडर, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रिजिड बॉडी। तो ये पूरी कहानी अभी फिलहाल रिजिड बॉडी की। एक्चुअली कहीं कहीं आपको चैप्टर में इस रोटेशन का नाम
रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी मिलेगा। तो रोटेशन में हम रिजिड बॉडी के बारे में ही मेजरली फोकस करने वाले हैं अभी। तो रिजिड बॉडी का जो मोशन है वो कैसा कैसा हो सकता है, तो अगर इसके मोशन को मैं कैटेगराइज करने की कोशिश करूं तो इसका मोशन जो हो सकता है रिजिड बॉडी का, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स ऑफ मोशन मेनली। एक है प्योर ट्रांसलेशनल, दूसरा है प्योर रोटेशनल, और तीसरा है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, मोशन। तो मेजरली ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है पूरा जो रिजिड बॉडी का मोशन है। वन इज प्योर ट्रांसलेशनल, वन इज प्योर रोटेशनल एंड वन इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है रिजिड बॉडी का जो मोशन है। क्या है तीनों का मतलब, एक इंट्रोडक्शन लेंगे। अभी तक हम जो मोशन पढ़ते आ रहे हैं वो प्योर ट्रांसलेशन पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। फिर इस चैप्टर में हम प्योर रोटेशनल पढ़ेंगे पहले, और फाइनली जो लास्ट में पढ़ेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो क्या होता है प्योर ट्रांसलेशनल? तो अगर एक रिजिड बॉडी है फॉर एग्जांपल, उसका शेप कैसा भी हो सकता है। तो रिजिड बॉडी बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी है, मतलब ये अलग अलग पॉइंट्स हैं रिजिड बॉडी के, तो इन बहुत सारे पॉइंट से मिलके ये एंटायर रिजिड बॉडी फॉर्म हुई है। तो प्योर ट्रांसलेशन अगर कर रही है बॉडी, तो इसका मीनिंग होता है कि बॉडी के हर पार्टिकल का, बॉडी के हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है, एग्जैक्टली सेम है। मतलब जैसे पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, पार्टिकल 4 है। तो अगर मोशन के दौरान पार्टिकल 1 का डिस्प्लेसमेंट अगर s1 वेक्टर होता है, पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट अगर s2 वेक्टर होता है, पार्टिकल 3 का डिस्प्लेसमेंट अगर s3 वेक्टर होता है, और पार्टिकल 4 का डिस्प्लेसमेंट अगर s4 वेक्टर होता है, तो ये सब की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। मतलब s1 वेक्टर शुड बी इक्वल टू s2 वेक्टर, शुड बी इक्वल टू s3 वेक्टर, शुड बी इक्वल टू s4 वेक्टर। इसके अलावा हर पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू भी सेम होगी हर मोमेंट पे। मतलब अगर v1 वेक्टर है, इसकी वेलोसिटी v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, v4 वेक्टर, ये सिंपली इसी को डिफरेंशिएट करके आ जाएगा कि ds1 बाई dt शुड बी इक्वल टू ds2 बाई dt, शुड बी इक्वल टू ds3 बाई dt, शुड बी इक्वल टू ds4 बाई dt। तो v1 वेक्टर शुड ऑल्सो बी इक्वल टू v2 वेक्टर, शुड ऑल्सो बी इक्वल टू v3 वेक्टर, शुड ऑल्सो बी इक्वल टू v4 वेक्टर। एंड हर किसी का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, वो इसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगा कि a1 वेक्टर शुड बी इक्वल टू a2 वेक्टर, शुड बी इक्वल टू a3 वेक्टर, शुड बी इक्वल टू a4 वेक्टर। तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई अगर होती हैं, मतलब पार्टिकल्स, मतलब एक रिजिड बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है कि उसके हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है, तो उसे प्योर ट्रांसलेशन मोशन बोला जाता है। प्योर ट्रांसलेशन का मतलब लीनियर नहीं है, मोशन लीनियर होना जरूरी नहीं है। लीनियर होना मतलब अभी तो मैंने लीनियर दिखाया जैसे, लेकिन जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी अगर ऐसे मूव कर रही है तो ठीक है, दिस इज प्योर ट्रांसलेशन, ये प्योर ट्रांसलेशन है। लेकिन आप इसको भी प्योर ट्रांसलेशन बोलेंगे अगर ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है। ये अगर देखेंगे तो ये मोशन अगर देखेंगे तो दिस इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, यहां हर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी प्योर ट्रांसलेशन मोशन बोला जाएगा, क्योंकि हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, जैसे बॉडी जब यहां से यहां पहुंच गई तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है, भले ही वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव ना कर रहे हो। मतलब ट्रांसलेशन मोशन इज नॉट लीनियर मोशन, नॉट एग्जैक्टली लीनियर मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब केवल लीनियर मोशन नहीं है, लीनियर भी हो सकता है ट्रांसलेशन, बट केवल लीनियर नहीं है। मींस पार्टिकल मे नॉट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ ड्यूरिंग द मोशन, वो कोई और पाथ भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि हर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब इसको बोला जाता है प्योर ट्रांसलेशन मोशन। तो ये प्योर ट्रांसलेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको कि प्योर ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। नाउ तो प्योर रोटेशन जरा समझेंगे। दूसरी बात, तो प्योर रोटेशन किसे बोला जाता है? तो प्योर रोटेशन तब बोला जाता है व्हेन
the particles of the rigid body are moving such that their angular displacement, angular velocity and angular acceleration are equal. मतलब अभी ये हमने बात की तो इसमें हर किसी का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम था, लेकिन फॉर एग्जांपल ये रिजिड बॉडी है, ये हमारी रिजिड बॉडी है, कैसा भी शेप हो सकता है, तो ये रिजिड बॉडी में अलग अलग पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस रिजिड बॉडी में. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो ही पॉइंट फिलहाल इमेजिन कर रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए कि ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है. तो ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि पॉइंट 1, फॉर एग्जांपल बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि पॉइंट 1 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट 2 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर सेम. उनका डिस्प्लेसमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होना जरूरी है. जैसे कि यहां से यहां मूव कर गया तो ये पॉइंट 1 यहां से यहां आ गया, पॉइंट 2 यहां से यहां आ गया, तो इस दौरान ये एंगल हुआ डेल्टा थीटा 1 और ये एंगल मूव हुआ डेल्टा थीटा 2. तो डेल्टा थीटा 1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा थीटा 2. तो यहां पर से अगर देखेंगे तो जब ऐसा मोशन करती है रिजिड बॉडी देन इट इज कॉल्ड प्योर रोटेशनल. तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में भी रिलेशनशिप आ जाएगा कि ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा 2, और एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो अल्फा 1 शुड बी इक्वल टू अल्फा 2. मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन इट इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशन. तो अगर इस कंडीशन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा प्योर रोटेशनल, तो आपको दिखेगा कि प्योर रोटेशनल मोशन में हो क्या रहा है. इन प्योर रोटेशनल मोशन ऑल द पार्टिकल्स आर डूइंग सर्कुलर मोशन. एक्चुअली सब पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग सर्कुलर मोशन. ऑल द पार्टिकल्स आर डूइंग सर्कुलर मोशन. ऑल द पार्टिकल्स आर डूइंग सर्कुलर मोशन. सब पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. ऑल द पार्टिकल्स आर डूइंग सर्कुलर मोशन एंड हर किसी के सर्कुलर मोशन में बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बराबर एंगुलर वेलोसिटी है हर किसी की, और बराबर एंगुलर एक्सेलरेशन है हर किसी का. तो ऑल द पार्टिकल्स आर डूइंग सर्कुलर मोशन. ध्यान देंगे ट्रांसलेशन मोशन का ये मतलब नहीं होता स्ट्रेट लाइन मोशन होना, फिर से मैं बता रहा हूं, लेकिन रोटेशनल मोशन का मतलब होता है सर्कुलर मोशन होना. हर पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा होगा और सर्कुलर मोशन में हर किसी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा. नाउ तो प्योर रोटेशन से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है पहला, इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कंसेप्ट है जो कि प्योर रोटेशन से रिलेटेड है. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे बोलते हैं? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझने के लिए आप जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लीजिए, तो अगर उसमें पार्टिकल्स, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो जैसे ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, तो अगर आप देखेंगे तो ये सब पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन का करेंगे प्योर रोटेशन अगर होगा. तो ये वाला पार्टिकल का सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है वो ये है और याले पार्टिकल का भी ये है. दोनों पार्टिकल्स के सर्कुलर मोशन का सेंटर ये है, लेकिन उनका रेडियस सेम नहीं है. याले पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का सेंटर ये है और याले पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का सेंटर भी यही है. ये पॉइंट इन दोनों के सर्कुलर मोशन का सेंटर है, ये वाला पॉइंट इन दोनों के सर्कुलर मोशन का सेंटर है और ये वाला पॉइंट इन दोनों के सर्कुलर मोशन का सेंटर है. तो ये अगर देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, तो एक लाइन है जो C1, C2, C3 को आपस में कनेक्ट कर रही है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर इज अ लाइन विच इज कनेक्टिंग C1, C2, C3 को आपस में जो कनेक्ट कर रही है. तो C1, C2, C3 को अगर ये आपस में कनेक्ट कर रहा है इस तरीके से, तो फिर ये जो लाइन है इस लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन? डेफिनेशन लिखेंगे उसके सबसे पहले. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द लाइन on which centers of the circles about which particles of rigid body are doing circular motion lie. It is the line on which centers of the circles of the particles of rigid body lie. Centers of the circles about which particles of rigid body are moving lie. तो उन सब
सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी बेटा, इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जैसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा। ध्यान देंगे इनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, v1 v2 अलग होगी, क्योंकि ओमेगा विल बी इक्वल टू इसकी ओमेगा इसकी v ओमेगा इंटू r1 होगी, इसकी v ओमेगा इंटू r2 होगी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा है। ओमेगा हर किसी का सेम है, लेकिन v सेम नहीं होगा। यहाँ v अलग अलग हो सकता है, वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ओमेगा सेम होगा। और अल्फा अगर है तो अल्फा भी सेम होगा, हर किसी का अल्फा सेम होगा, लेकिन 80 सेम नहीं होगा, 80 अलग अलग हो सकता है। तो बेटा दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे पहली, इट इज दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, एक रिजिड बॉडी की कितनी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती हैं? हाउ मेनी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी ऑफ अ सिंगल रिजिड बॉडी? तो सिंगल रिजिड बॉडी की अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी, मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, याली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, याली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन की, देयर आर इनफाइनाइट। जैसे यही ऑब्जेक्ट देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट देखें तो ये ऑब्जेक्ट का हो सकता है यही एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगा, अगर देखें ध्यान से। फिर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है, इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। नाउ अब एक जो मिसकंसेप्शन होता है वो ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को बॉडी के किसी पॉइंट से पास करना जरूरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन, अब अच्छा ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बॉडी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको बॉडी के अंदर से पास करना जरूरी नहीं है, बॉडी के पॉइंट से पास करना जरूरी नहीं है। अब जैसे ये बाहर का पॉइंट भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है, इसके मतलब ये लाइन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह काम कर सकती है। इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, अगर रोटेशन होगा तो बॉडी का मोशन ऐसा होगा, ये इस तरीके से मतलब जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती तो उसके अबाउट बॉडी का मोशन ऐसा होता, ये होता बॉडी का मोशन इसके अबाउट। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अबाउट कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसे करके एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे मूव करेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूरी नहीं है बॉडी के अंदर ही लाई करे बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन लाई एट एनी पॉइंट, मतलब बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, तो तब भी हम उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन ही बोलेंगे। नाउ अच्छा, दूसरा एक मिसकंसेप्शन होता है रेवोल्यूशन और रोटेशन को लेके। तो रेवोल्यूशन तब बोला जाता है, उस रोटेशन को बोला जाता है, एक्चुअली रेवोल्यूशन इज आल्सो अ रोटेशन। रेवोल्यूशन तब बोला जाता है व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई आउटसाइड द बॉडी, और रोटेशन तब बोला जाता है केवल नॉर्मल लैंग्वेज में व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई इज पासिंग थ्रू द बॉडी। जैसे कि हम बोलते हैं अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड सन। तो जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सन पे लाई कर रही है, तो वो भी एक तरीके का रोटेशन ही है, बट उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर लाई कर रही है, तब उसको रेवोल्यूशन बोल दिया जाता है। और रोटेशन यूजुअली जो नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड यूज किया जाता है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से पास कर रहा हो, तब रोटेशन वर्ड यूजुअली यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए आपको इसका मीनिंग। नाउ तो यहां पर हम अभी तक ट्रांसलेशन मोशन पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन मोशन हम पढ़ते आए हैं अभी तक, शुरुआत से लेकर अभी तक हमने ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन वगैरह सब पढ़ी हैं। तो अब हम रोटेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहली बात मैं यहां करने जा रहा हूं वो मैं एक कंपैरिजन करने जा रहा हूं बिटवीन प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की फिजिकल क्वांटिटीज और प्योर रोटेशन मोशन की फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कुछ मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं। पूरा चैप्टर जो है इसी की स्टडी है एक तरीके से, कि प्योर रोटेशन में जो हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं उसी की स्टडी है। तो आपको उसका लिंक पता होना चाहिए प्योर ट्रांसलेशन के साथ, तो ज्यादा अच्छे से आप चैप्टर को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो जैसे प्योर ट्रांसलेशन मोशन में होती है पोजीशन को आर या आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो प्योर रोटेशन में होता है एंगुलर पोजीशन थीटा। प्योर ट्रांसलेशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि डेल्टा थीटा होता है, मतलब डेल्टा थीटा ही लिखते हैं उसको, अलग से कुछ नहीं लिखते।
फिर यहाँ होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी जो कि होती है dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और वेलोसिटी की जगह यहाँ लेता है एंगुलर वेलोसिटी जो कि होता है dθ/dt। फिर यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन विच इज dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पर होता है एंगुलर एक्सलेशन विच इज dω/dt। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी एक्चुअली सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ी हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और नई चीज़ें यहाँ आएंगी, वो हम देखना वो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो नई चीज़ है यहाँ वो है मास से रिलेटेड। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में जो मास होता है, मास जो रिप्रेजेंट करता है बेटा प्योर ट्रांसलेशन मोशन में, इट रिप्रेजेंट्स इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन मोशन, उसे इनर्शिया नाम दिया जाता है। अगर याद हो आपको इनर्शिया वर्ड का मीनिंग अगर याद हो आपको, तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन मोशन, तो दैट इज इनर्शिया। नाउ दूसरा जो है प्योर रोटेशन में अगर हम बात करें तो जो मास की जो जगह लेता है प्योर रोटेशन में, प्योर रोटेशन में जो मास की जगह लेता है इट इज कॉल्ड बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले, मतलब ये हमारा पहला पार्ट होगा एक तरीके से रोटेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहले मीनिंग समझिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है, दूसरी बॉडी का मास कम है, तो इसका मतलब होता है ज्यादा मास वाली बॉडी के मोशन को चेंज करना मुश्किल होता है कंपेयर टू कम मास वाली बॉडी को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी यही मीनिंग है। अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो इसका मतलब होता है उसके रोटेशनल मोशन को चेंज करना मुश्किल है, और अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इसका मतलब है उसके मोशन को चेंज करना, उसके रोटेशनल मोशन को चेंज करना आसान है कंपैरेटिवली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। तो एम जो वहां ट्रांसलेशनल मोशन में जो एम काम कर रहा था रोटेशनल मोशन में, वो नई फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा है फोर्स। फोर्स अगर याद हो आपको, फोर्स होता था मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स जो होता था इट इज कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। अगर याद हो आपको, फोर्स वॉज कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। तो फोर्स की जगह यहां पर लेता है एक नई फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ेंगे, इट इज टॉर्क। और टॉर्क का रिलेशन इनसे वैसा ही होगा जैसा फोर्स का रिलेशन इनसे है, तो मतलब टॉर्क आई अल्फा के बराबर हो जाता है। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ट्रांसलेशन, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन। डिराइव करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसको, इसकी मदद से। तो टॉर्क का मीनिंग क्या होगा ये समझेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम है टॉर्क। तो टॉर्क का मीनिंग होगा इट इज द कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल मोशन। मतलब अगर बॉडी पे टॉर्क नहीं लग रहा है तो इसका मतलब उसका रोटेशनल मोशन चेंज नहीं होगा, और अगर टॉर्क लग रहा है तो इसका मतलब उसका रोटेशनल मोशन चेंज होगा। तो टॉर्क इज कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल मोशन, कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल मोशन, दैट इज बेटा टॉर्क। तो ये हमारा दूसरा पार्ट होगा इस चैप्टर का। पहला पार्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा पार्ट होगा टॉर्क। तीसरी चीज जो यहां हमें देखनी है वो है मोमेंटम। मोमेंटम अगर याद हो आपको, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम की जगह यहां पर जो लेता है वो लेता है एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम एल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी प्योर रोटेशन मोशन में, एम की जगह ले लेगा आई और वी की जगह ले लेगा ओमेगा, तो वो हो जाता है आई ओमेगा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम इसकी जगह ले लेगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम इसकी जगह ले लेगा। जो काम यहाँ मोमेंटम का था वो यहाँ एंगुलर मोमेंटम इसकी जगह ले लेता है। तो ये क्लियर होना चाहिए अच्छे से। और ये हमारा तीसरा पार्ट होगा इस चैप्टर का। पहला पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा पार्ट टॉर्क, तीसरा पार्ट एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा इंपल्स अगर याद हो आपको, जे इट वाज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, या फिर इट इज डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। ये इंपल्स की डेफिनेशन थी बेटा। इसकी जगह यहां पर ले लेता है जे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी एंड विच विल बी चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
ये चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, तो डेल्टा एल के बराबर होगा। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड जे इज इम्पल्स एंड दिस इज एंगुलर इम्पल्स। ये हो जाएगा एंगुलर इम्पल्स, इसको बोला जाता है एंगुलर इम्पल्स। तो जे जो है इट इज इम्पल्स, जे इज इम्पल्स एंड जे डैश इज एंगुलर इम्पल्स। जे डैश जो है वो एंगुलर इम्पल्स है और जे इम्पल्स। तो ये झटका होता है, अगर याद हो आपको कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगी बहुत कम टाइम के लिए, तो यहाँ बहुत ज़्यादा टॉर्क लगा बहुत कम टाइम के लिए। इसके अलावा जैसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी होती है प्योर ट्रांसलेशन मोशन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन आती है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, और यहाँ वी सी एम हो जाता है एक्चुअली, मतलब अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन है तो हर किसी की वेलोसिटी की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जो आता है टर्म काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, अगर प्योर रोटेशनल मोशन है तो एम की जगह ले लेगा आई और वी की जगह ले लेगा ओमेगा, तो वो फॉर्मूला निकल के आ जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हम डिराइव करेंगे आराम से, मतलब बहुत ईजी डेरिवेशन है इसका। हम देखेंगे कि प्योर रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, देखेंगे इसका, काफ़ी इजी डेरिवेशन है कि अगर एक ये बॉडी है और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट फॉर एग्जांपल प्योर रोटेशन मोशन कर रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इसके अबाउट, तो अगर ये पार्टिकल है इसका एम डी एम मास का फॉर एग्जांपल, नहीं उससे पहले हमको लेकिन ये डेरिवेशन करने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, तो उसके बाद हम करेंगे डेफिनेशन ये डेरिवेशन। हाँ, तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। और फिर लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा, इट विल बी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, जिसको हम रोलिंग भी बोलते हैं फॉर सर्कुलर बॉडीज, तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स, इनके बारे में बात करनी है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और एक और चीज़, जैसे वर्क, जो ट्रांसलेशनल वर्क होता है, ट्रांसलेशनल वर्क होता है वो होता है एफ डॉट डी एस। अगर याद हो आपको, ट्रांसलेशनल वर्क होता है एफ डॉट डी एस। अगर प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो रोटेशनल वर्क जो हो जाता है बेटा, इट इज टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा। तो ये हो जाता है रोटेशनल वर्क। तो रोटेशनल वर्क और ट्रांसलेशनल वर्क देखेंगे जरा ध्यान से। तो वर्क ही है, वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर एफ डॉट डी एस, यहां पर टाउ डॉट डी थीटा प्योर रोटेशन में। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट की। तो वी विल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, इसके फॉर्मूले, इसके कंसेप्ट, ये समझना सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं, मतलब पूछता है टेस्ट एग्जाम्स में, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर जगह यूज होगा, रोटेशन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना ही पड़ेगा। जैसे मास यूज करते थे ट्रांसलेशनल में, तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल। तो एक पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या डिफाइन किया जाता है, तो इसको समझने के लिए, जैसे एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल है, ये सिंगल पॉइंट पार्टिकल एम मास का है, ये इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है फॉर एग्जांपल। सर्कुलर मोशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन, बस सर्कुलर मोशन में सिंगल पार्टिकल होता है जो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, रोटेशन में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे फॉर एग्जांपल, ये आर दूरी पे है और ये प्योर मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में हम कैसे देख सकते हैं कि इसका मोशन कैसा हो रहा है। हाँ, तो अगर ये देखें तो इसका जो वेलोसिटी होगा बेटा, इट विल बी ओमेगा आर। अगर आप देखें इसकी वेलोसिटी है ओमेगा आर के बराबर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर होती है। या अब v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। तो v की जगह मैं लिख सकता हूं ओमेगा बाई ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर।
नाउ इसमें ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं अलग कर दूं तो ये आ जाएगा हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ओमेगा स्क्वायर के अलावा जो हाफ और ओमेगा स्क्वायर के अलावा जो टर्म बचा, दिस इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल is mr square. What is m? M is mass of the particle. R is the shortest distance of particle from axis of rotation. Shortest distance, हाँ, shortest distance, क्योंकि axis of rotation से बहुत सारे distances हो सकते हैं उसके, लेकिन shortest distance ये एक तरीके से R is radius of circular motion of the particle. तो R is radius of circular motion of the particle और R is the shortest distance of particle from axis of rotation. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल इज डिफाइंड एज mr स्क्वायर। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वांटिटी कैसी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर है, ये डिस्टेंस भी स्केलर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। एक्चुअली इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर एक टाइप ऑफ क्वांटिटी होती है जो कि ना एग्जैक्टली स्केलर होती है ना एग्जैक्टली वेक्टर होती है। टेंसर उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर की तरह होता है, बट उसकी डायरेक्शन पे डिपेंडेंस होती है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज को टेंसर बोला जाता है, लेकिन टेंसर हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए केवल नाम बता रहा हूं मैं आपको कि होती भी हैं टेंसर क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जिनमें रूल्स ऑफ अलजेब्रा स्केलर के सेटिस्फाई होते हैं, बट डायरेक्शन पे उनकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को टेंसर बोला जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली अ टेंसर क्वांटिटी, लेकिन फिलहाल हमारे लिए वी विल ट्रीट इट एज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल इज mr स्क्वायर। व्हाट इज r? ये इंपॉर्टेंट है। r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज r। तो ये r क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। तो यहां से अगर हम बात करें कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज, टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू अपोज चेंज इन रोटेशनल मोशन। तो वो m और r दोनों पे डिपेंड करता है। मास जितना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उसके रोटेशनल मोशन को चेंज करना भी उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन केवल मास पे डिपेंडेंस नहीं है, यहाँ r पे भी डिपेंडेंस है, वेयर r इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या रेडियस। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा मुश्किल होगा रोटेशनल मोशन को चेंज करना। जितनी ज्यादा दूरी होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना ज्यादा मुश्किल होगा रोटेशनल मोशन को चेंज करना। तो ये इसका डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो आई की वैल्यू जो हो जाएगी, इट विल बी m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर टिल ऐसे करके mnrn स्क्वायर। इफ देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल देन इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरीके से निकाला जा सकता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। लेकिन हमें बहुत बार डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम ही हैंडल नहीं करना है, केवल हमें कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम भी हैंडल करना होगा। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम का मतलब। तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी, मतलब m1 की जगह ले लेगा dm r1 स्क्वायर प्लस ये dm1 dm2 r2 स्क्वायर प्लस dm3 r3 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वैल्यू चलती जाएगी dmn rn स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, इन सबको एडिशन को लिखने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ dmr स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dmr स्क्वायर। मतलब dm1 r1 स्क्वायर प्लस dm2 r2 स्क्वायर प्लस dm3 r3 स्क्वायर, इसी को लिखने का दूसरा तरीका इंटीग्रेशन ऑफ dmr स्क्वायर या इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम, integration of dm r square, where dm is mass of the element and r is the distance of that element from axis of rotation, minimum distance of that element from axis of rotation। तो integration of dm r square। now तो इसके बेसिस पे जैसे कुछ क्वेश्चंस करें तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे
मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं अगर, तो ये तीन पार्टिकल्स हैं, ऑल आर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी फॉर एग्जांपल एक्सिस और रोटेशन है ये। अब ये जब मैंने क्रॉस बनाया तो ये एक्सिस इससे पास कर रही है, तो इससे पास कर रही है ये एक्सिस, तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पार्टिकल का मास फॉर एग्जांपल m है, इसका भी m है और इसका भी m है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो ये वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा, खुद एक्सिस उससे पास कर रही है तो उसकी दूरी 0 है एक्सिस से, तो ये 0 हो जाएगा। ये वाले पार्टिकल की दूरी l है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² हो जाएगा, और ये वाली की भी l है तो ये भी ml² हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2ml²। तो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ अब जरूरी नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रही हो, जैसे इसी क्वेश्चन में देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी अदर एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे दूसरा मैं अगर एग्जांपल देखूं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाली एक्सिस के अबाउट बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर ये एक्सिस है तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, मतलब ये पार्टिकल यहीं के यहीं रहेंगे, ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। तो अगर इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सिस्टम का, तो ये वाले पार्टिकल का अगर देखेंगे तो ये तो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया, प्लस इसका भी 0 हो गया। आपको इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी पड़ेगी केवल। अब उसकी वैल्यू ml² नहीं है, बिकॉज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिनिमम दूरी l नहीं है, इसकी मिनिमम दूरी ये है, विच इज अगर ये 60 डिग्री है तो ये l√3/2 है, तो ये हो जाएगा m इंटू l² इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा 3ml²/4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। अब जैसे इसी क्वेश्चन में एक और मैं ड्रॉ कर सकता हूं सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंट्रॉइड है, इसका इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड के अबाउट ये सिस्टम रोटेट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसके अबाउट ये ऐसे रोटेशन होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको ये हर किसी की दूरी निकालनी पड़ेगी। यहाँ से ये परपेंडिकुलर दूरी हर किसी की सेम होगी सेंट्रॉइड से, तो ये दूरी कितनी है, तो ये L है, ये l√3/2 है। आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये अगर l√3/2 है तो ये वाली दूरी जो हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी l√3/2 इंटू 2/3, मतलब ये हो जाएगा l/√3। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो m इंटू इस पार्टिकल का m इंटू ये वाले लेंथ का स्क्वायर विच इज l²/3, और ऐसे करके इसका भी ml²/3, इसका भी ml²/3, तो ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी ml²। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²। जैसे एक और एग्जांपल देखें कि एक इस तरीके से स्क्वायर है, तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। काफी आसान क्वेश्चन है, मतलब डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के क्वेश्चन मुश्किल होते ही नहीं है। अब सबसे पहला सवाल अगर मैंने पूछ लिया, बताइए इसका एक्सिस, बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप ऐसे नहीं सीधे कूद जाएं सवाल पे। मैंने एक्सिस रोटेशन कुछ बताया नहीं है आपको, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता ही नहीं सकते उसका जब तक एक्सिस ऑफ रोटेशन मेंशन ना हो, क्योंकि सेम सिस्टम के देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए इस सिस्टम को अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो इसका एक सिंगल वैल्यू नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, देयर कैन बी मेनी वैल्यूज ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो डिपेंड करेगा उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका मतलब ये इससे ऐसे पास कर रही है, तो इसके अबाउट ये वाले पार्टिकल तो रोटेट कर नहीं पाएगा, बाकी पार्टिकल्स ये मूव करेंगे इसके अबाउट इस तरीके से, तो ये ऐसे करके रोटेट करेगा सिस्टम। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए बेटा, तो खुद इस पार्टिकल का तो 0 हो गया, प्लस ये l दूरी पे है तो प्लस ml², प्लस ये l दूरी पे है प्लस ml², प्लस ये इस वाले की दूरी l नहीं है तो इसका ml² नहीं होगा, इसकी दूरी यहां से कम दूरी l√2 है, तो ये हो जाएगा m इंटू 2l² l√2, तो इसका आंसर हो जाएगा 4ml², इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जैसे कोई दूसरी एक्सिस रोटेशन भी हो सकती है, जैसे ये है एक्सिस रोटेशन, तो ये वाली एक्सिस रोटेशन पॉसिबल है,
ये एक्स रोटेशन है, तो इसके अबाउट ये पूरा सिस्टम ऐसे करके रोटेट करेगा। तो इसके अबाउट अगर देखेंगे तो ये दूरी हो जाएगी L/2, ये दूरी भी हो जाएगी L/2, ये दूरी भी L/2 और ये दूरी भी L/2। तो अगर देखेंगे तो एक का हो जाएगा m इंटू L²/4, लेकिन ऐसे 4 पार्टिकल्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके अबाउट याली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²। नाउ दूसरी ये एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो इसके अबाउट भी रोटेशन हो सकता है, बिल्कुल बेटा, इस तरीके से रोटेशन होगा इसके अबाउट। तो इसके अबाउट अगर देखेंगे तो ये वाले पार्टिकल का 0, याले पार्टिकल का भी 0, लेकिन याले पार्टिकल की दूरी L, इसकी L, तो ये हो जाएगा ml² प्लस ml²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस सिस्टम का है इट इज 2ml², ये वाली एक्सिस के अबाउट। तो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा कि किसी सिस्टम का एक सिंगल वैल्यू नहीं होती मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब सेम सिस्टम की अलग अलग एक्सेस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है। नाउ तो ये हमने बात की डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के, कुछ एग्जांपल्स देखे हमने, तो ज़्यादा मुश्किल होते नहीं है इसके क्वेश्चंस जो हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें यहाँ फोकस करना है, वो है कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसी पे हमें स्टार्ट करना है, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके लिए सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट से स्टार्ट करूंगा मैं, और सिंपलेस्ट कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम जो है वो है रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड। अब रॉड जो होती है इट इज अ लीनियर बॉडी। रॉड जो होती है वो लीनियर बॉडी होती है, मतलब उसके पार्टिकल्स को एक्सप्रेस करने के लिए केवल एक डायमेंशन की जरूरत है, केवल उसके पोजीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके पार्टिकल्स की पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। नाउ तो फॉर एग्जांपल ये हमारी रॉड है और यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास m है और लेंथ l है। अब सवाल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो यहां पर बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब आप बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत सारी हो सकती हैं। जब अभी जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये कॉर्नर से पास होती हुई इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, तो इसके अबाउट रोटेशन। तो ये रॉड है, कॉर्नर से पास होती हुई इसके परपेंडिकुलर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके अबाउट ये रोटेशन इस तरीके से होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो ये निकालने के लिए तरीका देखिए, यहां से x दूरी पे छोटा सा dx लेंथ का एलिमेंट इमेजिन करेंगे और इस एलिमेंट का मास होगा dm। तो आप इसको छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ इमेजिन कर सकते हैं, dm मास के पार्टिकल से बना हुआ इमेजिन कर सकते हैं। तो di की वैल्यू जो हो जाएगी, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हो जाता है, एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल की होती है mr²। यहाँ मिनिमम दूरी x है यहाँ से और मास है उसका dm, तो di हो गया dmx²। तो i निकालने के लिए बेटा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिंपली। तो मुझे यहाँ निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ dmx²। अब अगर ये करना है तो dm को dx की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ ये पूरी लेंथ l है रॉड की और टोटल मास रॉड का m है, तो l लेंथ में m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 लेंथ में होगा m/l, तो dx लेंथ में होगा m/l इंटू dx। तो dm की जगह मैं पुट कर सकता हूं ये, तो ये हो जाएगा m/l इंटू dx, इस तरीके से पुट किया जा सकता है। और ये लिमिट जानी है 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक ये लिमिट जानी है। तो ये m/l इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। लिमिट को ध्यान से देखिए बेटा, आपको ये यहां से यहां तक के सब पार्टिकल्स अगर कवर करने हैं तो ये पार्टिकल की दूरी 0 है, फिर ये l/4 पे, l/2 पे, 3l/4, मतलब ये सारे पार्टिकल्स कवर करने हैं, तो आपको लिमिट ले जानी पड़ेगी 0 से लेकर l तक। तो ये आएगा m/l, x² का इंटीग्रेशन जो होता है इट इज x³/3, तो लिमिट जाएगी 0 से लेकर l तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 है तो वो -0, तो 0 ही आएगा l²। तो एक l कट गया तो आंसर आ गया ml²/3। ये याद रखना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स कॉर्नर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड इज ml²/3। कॉर्नर एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, ये याद रखना है। नाउ इसी रॉड में मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन इस बार रोटेशन एक्सिस थोड़ा बदल रहा हूं। इस बार सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर है,
ये रोटेशन एक्सेस है। तो ये अलग रोटेशन एक्सेस हो गई। ये पहले हमने बात की थी कॉर्नर से पास होने वाली, अब हम बात कर रहे हैं सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो ये हमारी रोटेशन एक्सेस हो गई। तो फिर ये अगर देखेंगे तो इसकी टोटल लेंथ कुछ L है और इसका मास है M टोटल। फिर से हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तरीका फिर से वही है। तो यहाँ से x दूरी पे dx लेंथ का एलिमेंट ले लेंगे तो एग्जैक्टली सेम है, ये di इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर। बाकी ये फिर से dm की जगह m बाई एल इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, ये ऐसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। लेकिन इस बार लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदल जाएंगी बेटा, ध्यान से देखेंगे। तो इस बार लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाएंगी? तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा इस बार -L/2 से +L/2 जाएगी। ध्यान से देखिए, ये यहां से यहां तक सब पार्टिकल्स कवर करना है। तो यहां से ये पोजीशन जो है -L/2 है और ये वाली पोजीशन +L/2 है, इसलिए ये जो जाएगी -L/2 से +L/2 जाएगी। तो ये लिमिट ये नहीं जाएंगी। तो जब ये लिमिट इसमें इनपुट करेंगे, हम इसमें इनपुट करेंगे तो ये आएगा m/L, ये आ जाएगा x³/3, 3 बाहर आया, लिमिट -L/2 से +L/2। लिमिट सही से डालिए बेटा, लिमिट सही से डालेंगे तो L³/8 -L³/8। तो क्योंकि ये L/2 इनपुट होगा तो माइनस आएगा, तो ये दो माइनस साइमल्टेनियसली होंगे तो प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा m/3L इंटू L³/4। तो एक L कटेगा तो L² आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा mL²/12। तो आंसर हो जाएगा इसका mL²/12। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है। कॉर्नर एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/3 और सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12। कॉर्नर एक्सिस के अबाउट mL²/3 और सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mL²/12। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये ध्यान में रहना चाहिए आपको। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूले। इसके बाद हम और भी एक्सेस के अबाउट निकालना सीखेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि डेरिवेशन कैसे करनी है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ तो ये रॉड के दो स्पेशल एक्सेस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर ली। इसके अबाउट, इसके बाद जो हमारे और बॉडीज हैं, तो कंटिन्यूस बॉडीज बहुत सारी हैं। तो दूसरी बॉडी जो है हमारी वो है रिंग। तो रिंग की अगर मैं बात करूं तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब रिंग की भी बहुत सारी एक्सेस हो सकती हैं। यूनिफॉर्म रिंग में ले रहा हूं फिलहाल। यूनिफॉर्म मतलब मास पूरे, इसमें कहीं भी छोटा सा एलिमेंट लूं dx लेंथ का, तो हर dx लेंथ का मास बराबर होना चाहिए, तभी यूनिफॉर्म बोला जा सकता है। तो यूनिफॉर्म अगर रिंग है तो इसकी बहुत सारी एक्सेस ऑफ रोटेशन हो सकती हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी एक्सेस ऑफ रोटेशन। लेकिन जो एक बहुत स्पेशल एक्सेस ऑफ रोटेशन है वह है सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द रिंग। तो ये वाली एक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेस है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेस है। इसके अबाउट जो रोटेशन होगा बेटा इसका, वो ऐसे करके होगा, इस तरीके से रोटेशन होगा। ध्यान देंगे, देयर कैन बी दिस एक्सेस ऑल्सो। अब ये वाली एक्सेस अगर होगी तो इसके अबाउट रोटेशन अलग होगा। ये रोटेशन और ये रोटेशन अलग है। तो ये दोनों एक्सेस सेंटर से पास कर रही हैं, बट वन इज डायमीटर ऑफ द रिंग एंड वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो फिलहाल मैं डायमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं वाली एक्सेस की विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालना चाहता हूं तो यहां से अगर देखेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट है dm मास का, तो इसका रेडियस r है, ये रिंग का मास m है और रेडियस r है। तो ये dm मास की दूरी यहां से r होगी, अगले dm मास की दूरी भी r होगी, तीसरे dm मास की दूरी भी r होगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां, तो हर एलिमेंट की दूरी क्या है बेटा? हर एलिमेंट की दूरी r है। तो di जो हो जाएगा इट विल बी dm इंटू आर स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। तो di विल बी इक्वल टू dm आर स्क्वायर। अगर आप यहां देखें, आर स्क्वायर यहां कांस्टेंट है क्योंकि हर किसी की दूरी सेम है, तो आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब सब छोटे छोटे dm's का एडिशन, तो इट विल बी बेटा m आर स्क्वायर। तो ये हमने सीखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to the plane of the ring।
पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा mr स्क्वायर निकल के आता है, ये याद रखना है। ध्यान देंगे, अभी हम दूसरी एक्सिस के बारे में अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद बात करेंगे जब हम कुछ स्पेशल फॉर्मूले समझेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोला जाता है उनको, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो फिलहाल ये एक्सिस, अगर क्वेश्चन में आपको रिंग दी हुई है और रिंग की कोई एक्सिस मेंशन नहीं है, तो हमारा नॉर्मल एजम्पशन जो होता है वो यही वाली एक्सिस होती है। रिंग की एक्सिस अगर बोला जाएगा, एक्सिस ऑफ द रिंग बोला, तो वैसे तो रिंग की देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी एक्सिस, लेकिन एक्सिस ऑफ द रिंग का मतलब होता है द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रिंग का, वो याद रखना है, इट इज mr स्क्वायर। नाउ अगला जो है हमारा वो है डिस्क। तीसरा डेरिवेशन जो है हमारा, इट इज ऑफ डिस्क। तो डिस्क है, फिर से यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, m मास r रेडियस की यूनिफॉर्म डिस्क है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि मास इस पे हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म है, एरिया डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म है। नाउ तो ये सेंटर ऑफ द डिस्क होगा, सेंटर ऑफ द डिस्क है यहां पर ये, तो सेंटर ऑफ द डिस्क है। अब इसके अबाउट मुझे रोटेशन देखना है, ये सेंटर ऑफ द डिस्क के अबाउट रोटेशन देखना है। तो सेंटर ऑफ द डिस्क के अबाउट, अब इसमें बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं इसकी, लेकिन मैं जो फिलहाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। इसके अबाउट मैं रोटेशन की बात कर रहा हूं, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं। नाउ तो ये निकालने के लिए बेटा यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर हमें इस बार जो एलिमेंट है वो मैं पॉइंट पार्टिकल नहीं ले सकता, दिस इज एक्चुअली एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहां जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एरिया में। अभी तक जो दो बॉडीज हमने करी उनमें मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो लेंथ में अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो एलिमेंट पॉइंट पार्टिकल लिया जाता है। अगर एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो फिर एलिमेंट आपको लेंथ वाले पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे, लेंथ वाला एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहां से एक काम करते हैं, एक्स दूरी पे एलिमेंट लें अगर, तो एलिमेंट पॉइंट पार्टिकल नहीं लेना पड़ेगा यहां, तो यहां एलिमेंट लेना पड़ेगा रिंग। तो ऐसे करके एक रिंग को आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा एक्स रेडियस की dx मोटाई की। कितनी मोटाई की? dx मोटाई की। तो ये आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा बेटा। तो इसके अबाउट जो di होगा, अभी अभी हमने बात की है, और इस डिस्क इस रिंग का मास dm एज्यूम कर लेंगे। ये रिंग का मास dm है, छोटी सी पतली सी रिंग का मास dm है। तो अभी अभी हमने बात की थी कि अगर dm मास की रिंग होती है और उसका रेडियस r है, m मास की रिंग और रेडियस r है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज mr स्क्वायर। बस m की जगह अब यहाँ dm आ चुका है और r की जगह पे x आ चुका है, तो di की वैल्यू होगी dmx स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इस छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये पूरी डिस्क को आप इन रिंग्स से बना हुआ इमेजिन कर सकते हैं कि ये इन रिंग्स से मिला के आप एंटायर डिस्क बना सकते हैं। तो अगर ये di की वैल्यू मुझे निकालनी है, अगर i की वैल्यू निकालनी है, तो फिर मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसे करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जरा ध्यान से देखेंगे, dm निकालना ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया में है, तो एरिया है यहाँ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मास है m, स्मॉल m। पाई आर स्क्वायर पूरे एरिया का मास है m। अब इंपॉर्टेंट बात है, मेरी इस रिंग का एरिया कितना है? तो रिंग का एरिया पाई एक्स स्क्वायर नहीं है बेटा, रिंग का एरिया होगा 2 पाई एक्स डी एक्स। अब ये कैसे आया 2 पाई एक्स डी एक्स? ये हमने सेंटर ऑफ मास में भी किया है। अब इसको कट करके इमेजिन करिए, इसको कट करिए, और कट करके अगर ये रिंग को कट करके अगर सीधा कर देंगे बेटा ऐसे करके, तो ये dx मोटाई हो जाएगी, और इसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी ये सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी, विच इज 2 पाई एक्स। तो इसका जो ये एरिया हो जाएगा, अगर आप देखेंगे दिस रिंग विल बिकम लाइक अ रेक्टेंगल, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स, दिस साइड इंटू दिस साइड। तो ये जो मास हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। तो पाई से पाई कटा तो 2m एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dm। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2m एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। लिमिट जो जानी है यहां पर वो जानी होगी x, बिल्कुल अगर ये पूरा आपको कवर करना है
तो सबसे छोटा रेडियस 0 और सबसे बड़ा रेडियस r लेना पड़ेगा, तो 0 से लेकर r तक। इसमें से 2m/r², ये कॉमन आ गए इंटीग्रेशन साइन के बाहर क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं, और अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, x² है यहाँ और एक x है, और ये 0 से लेकर r, तो ये हो जाएगा 2m/r² इंटू r⁴ डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 0 डालूंगा तो 0 आएगा लोअर लिमिट, तो ये 2 से कट गया और 2 r कट गए, तो न्यूमरेटर में r² बचा। तो अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये जो है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, उसकी वैल्यू निकल के आती है बेटा mr²/2। ये दूसरा फॉर्मूला जो हमें ध्यान रखना है। तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला एक्चुअली, पहला था रॉड का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ml²/12, रॉड का कॉर्नर एक्सिस के अबाउट ml²/3, रिंग का सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr², डिस्क का सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr²/2। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नाउ आगे बढ़े अगर, तो ये हमने डिस्क को डिराइव किया। अब अगली जो डेरिवेशंस हैं वो हैं हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे और बाकी इसको कंप्लीट करेंगे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टार्टिंग वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।